देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान की नाराजगी पर बयान देते हुए कहा कि आजम खान नाराज होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने सहयोगी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी मंच से ही नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एसी की हवा लग गई है। अखिलेश यादव को भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए और अपने पार्टी के नेताओं से आकर मुलाकात करनी चाहिए। तो ओपी राजभर ने सुबह सपा के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव को नसीहत दी है, एसी कमरों से बाहर निकले और कार्यकर्ताओं से ग्राउंड पर आकर मुलाकात करें। कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा। नहीं, उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। क्या होता है? अरे अब निकलना है, अब उनको निकालने की हम जाएंगे तो ना। वहीं अखिलेश यादव से नाराजगी के अटकलों पर आज सपा विधायक आजम खान ने जवाब देते हुए कहा कि वो किसी से भी नाराज नहीं है। हालांकि अपने इस बयान में आजम खान ने यह भी कहा कि किसी से नाराज होने का कोई आधार होना चाहिए, लेकिन वो खुद निराधार हैं। तो वहीं कल बजट सत्र में शामिल होने पर आजम खान ने कहा कि अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो वो जरूर विधानसभा जाएंगे। क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएं हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे भी ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आए? शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं न किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, न किसी के आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है और कई मुस्लिम संगठन इस मुद्दे पर मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अपने भड़काऊ बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बरेली मौलाना तौकीर रजा अब ज्ञानवापी के मुद्दे के बहाने मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अब हमें ये बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंडर में नहीं है। आस्था के नाम पर देश की अदालतों को चुनौती देने वाले बरेली की मौलाना तौकीर रजा अब ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर सीधे धमकी की भाषा बोलने लगे हैं और ज्ञानवापी के मुद्दे पर मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर अपनी बात मनवाने के लिए भड़का रहे हैं। मसले का हल ये है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी, आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जाती है। मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हफ्ते भर में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ज्ञानवापी के मुद्दे पर अपनी बात रखेगा और एक हफ्ते बाद देश भर के मुसलमान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हुकूमत से मुलाकात करे, ज़मीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा वाराणसी सेशन कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर से वाराणसी जिला कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ज्ञानवापी के मुद्दे पर किसी भी धरने और प्रदर्शन में शामिल न हो। लेकिन ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा और उनके जैसे कई और लोग
इस संवेदनशील मुद्दे को भावनाओं से जोड़कर हवा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने कोई भड़काऊ बयान दिया हो। दरअसल मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयानों की वजह से पहचाने जाते हैं। यूपी चुनाव के दौरान भी मौलाना तौकीर रजा ने हुजूम जुटाकर भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि जिस दिन मुसलमानों ने कानून हाथ में ले लिया उस दिन हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन सिर्फ मौलाना तौकीर रजा ही नहीं बल्कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी ज्ञानवापी के मुद्दे पर रह रहकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आज एक बार फिर ज्ञानवापी के मुद्दे पर बोलते हुए शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ज्ञानवापी के हौज खाने में कोई शिवलिंग जैसी चीज नहीं है और इस मसले के जरिए मुसलमानों को डराया जा रहा है। हालांकि शफीकुर रहमान बर्क आज तक खुद कभी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं गए हैं, लेकिन बिना देखे ही बर्क का ये दावा कहीं ना कहीं उनके लिए आगे मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। वजू खाने में मिली आकृति फव्वारा ही है, ये कहना है शफीकुर रहमान बर्क का। ज्ञानवापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो सर्वे कराया उसमें तो निकल कर आया है ना? नहीं, क्या निकल कर आया? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल गलत है और झूठ है कि उसके अंदर कोई शिवलिंग कोई है नहीं। कोई शिवलिंग कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हिंदू भाइयों से मुताल्लिक हो उसके अंदर। आपको लगता है जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं? हाँ, देखने के लिए अभी मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जाता खुद भी देख के आता। अब देखिए, आपने बाबरी मस्जिद की खुदाई आसार कदीमा के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, लेकिन कोई भी निशानी नहीं मिली मंदिर की, बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर राम मंदिर बनवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की अदालत में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी। इस आदेश की कॉपी शनिवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पहुंच गई थी। 23 मई यानी कि सोमवार को जज सुनवाई की तारीख बताएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस समय काफी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई जिला जज को 8 सप्ताह में पूरा करने के लिए कहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सोमवार को जिला जज की ओर से इस विवादित मामले की सुनवाई की टाइमलाइन पर भी बात कही जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सोमवार बजट सत्र की सोमवार को शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 26 को विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल विधायक दल के नेता राजपाल बालियान, बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, इसके अलावा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह, सुहेलदेव भारतीय समाज दल के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी शामिल रहे। लेकिन इस बैठक में सपा अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों के विधायक दल के नेताओं से सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलवाने में मदद करने की अपील की है। विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने अपनी तैयारी करके रखी है, विपक्ष की अपनी तैयारी है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार को घेरेंगे। सरकार की क्या तैयारी, इस पर बात करेंगे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी से। सर, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, 26 तारीख को बजट पेश होगा, लेकिन विपक्ष कह रही है कि हम घेरेंगे। तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर घेरने की तैयारी। आपने देखा आज महंगाई के बारे में 9.5 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये डीजल पर कम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जन भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। केंद्र ने कहा राज्य सरकारें भी वैट कम करें, तो आप लोग करेंगे? यूपी सरकार करेंगे? अभी 12 रुपये कम किए हैं। अभी आगे भी करेंगे जी? अभी आगे करेंगे? अब आगे क्या करेंगे वो हम बताएंगे। विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे पूरी तरह सदन में? अरे हर सवाल का जवाब देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे।
तो ये देखिए क्या कहना है वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी विपक्ष के सवाल होंगे उन सारे सवालों का जवाब जो है सदन के भीतर सरकार बीजेपी देगी। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम किए गए हैं वो महंगाई से राहत दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में मौजूद रही। विधानमंडल दल की बैठक हुई जिसमें सपा अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि इस बैठक में विधायक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के अलावा सपा के सिंबल पर जीतकर आए शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। ऐसे में बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में ये तीनों नेता शामिल होंगे या फिर नहीं। हालांकि इस सवाल के जवाब पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया है कि कल विधानसभा सत्र में आजम खान शामिल होंगे और न सिर्फ अखिलेश यादव की बाईं तरफ लगी कुर्सी पर बैठे दिखाई देंगे बल्कि विधानसभा में सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। सपा विधायक आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला कल सदन में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा जी। रविदास जी, क्या खबर है, कहां से आई है ये खबर? चूंकि आज बैठक थी, अभी खबर आई है कि आजम खान साहब जो है और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों लोग कल विधानसभा के सत्र में रहेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो उनके ऊपर 27-28 महीने में जुल्म, अत्याचार, अन्याय हुआ है वो विधानसभा के सत्र में वो खुद कहने का काम करेंगे। उनकी कुर्सी कहाँ रहेगी, कहाँ बैठेंगे, कुछ तय हुआ है? हाँ, उनकी कुर्सी जो है अखिलेश यादव जी के बगल में जो बाएं तरफ कुर्सी है उस कुर्सी पर आजम खान साहब बैठेंगे और आजम खान साहब उनके साथ बैठेंगे। के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है और एक्साइज ड्यूटी कम करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सीएम ने कहा कि 6 महीने में ऐसा 2 बार करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीजल और पेट्रोल के दाम पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का लाभ पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। एक्साइज ड्यूटी में पेट्रोलियम पदार्थों में कमी करने का परिणाम पेट्रोल की कीमत पर लीटर 9.5 रुपये, डीजल 7 रुपये और उज्ज्वला योजना के वे सभी लाभार्थी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 से अधिक है, उन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पे 200 रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य पेट्रोल डीजल की कीमतों पर वैट भी कम करें। मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट्स में कहा कि राज्यों को केंद्र सरकार की बात माननी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर क्या लिखा वो भी आपको बता देते हैं। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, काफी समय बाद अब केंद्र ने देश में हर तरफ बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व तनाव आदि की मार से त्रस्त बदहाल जीवन जीने को मजबूर लोगों को पेट्रोल डीजल के शुल्क में थोड़ी राहत दी है। अब यूपी व अन्य राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो केंद्र की बात मानकर इस पर तत्काल वैट कम करें। तो मायावती की ओर से ये ट्वीट किया गया है। राज्य सरकारों से अपील की गई है कि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी तो कम कर दी गई है, लेकिन अब राज्य सरकारों को भी जनता के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई लगातार बढ़ रही है, राज्य सरकारों को भी वैट कम करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया है। लोहता थाना क्षेत्र के भिटारी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां प्रशासन के लोगों पर आगजनी करने का आरोप है। नोटिस के बाद जमीन का कब्जा हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा था। ये देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। भिटारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, लेकिन वहां के लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन ने वहां पर आगजनी भी की है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखेंगे, अतिक्रमण हटाने के दौरान आगजनी का जो आरोप है वो वहां मौजूद लोगों की ओर से लगाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से महिलाओं में और बच्चों में चीख पुकार वहां पर मची हुई है, कैसे भगदड़ मच रही है। दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं।
वाराणसी की ये दोनों तस्वीरें हैं जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बवाल हुआ है, जहां आगजनी भी की गई है और वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से ही आगजनी की गई है। आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड के हमीरपुर में एक दंपत्ति ने अपने नवजात बच्चे का नामकरण करते हुए उसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम दे दिया। दरअसल गुरुवार को एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां से बेड ना खाली होने का हवाला देकर गर्भवती महिला को वापस लौटा दिया गया। जिसके बाद दंपत्ति ने सीधे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से गुहार लगाई, लेकिन जब इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद हमीरपुर जिला अस्पताल प्रशासन ने गर्भवती महिला को न सिर्फ भर्ती किया बल्कि उसका सुरक्षित प्रसव भी करवाया, जिसमें महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। माता पिता ने बच्चे का नाम उप मुख्यमंत्री के नाम पर ही रख दिया। हालांकि जिला अस्पताल में हुई इस लापरवाही पर डिप्टी सीएम ने अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जवाब तलब कर लिया है। 3 दिन से बराबर भटक रहे थे। डीएम साहब के यहाँ पहुँचे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, भर्ती कराया, हमारा सीजर हुआ। हमने अपने बेटे का नाम रखकर ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम साहब ने क्या किया था? उन्होंने भर्ती कराया। अच्छा, इसी खुशी में हमने उनका नाम ब्रजेश प्रजापति रख दिया। हमारे यहाँ एक मरीज भर्ती हुई थी, सपना जी, जिसका ऑपरेशन हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के कहने पे हुआ था और इसी के चलते जो सपना है उसने अपने बच्चे का नाम ब्रजेश रखा है और ये बहुत ही खुशी की बात है।